class we were discussing electric field due to an electric dipole. Electric dipole क्या होता है we have discussed, and electric field due to dipole we had calculated using the concept of principle of superposition. Concept of principle of superposition क्या है? If there are a number of point charges, if there are a number of point charges due to which electric field is to be calculated, then principle of superposition is used. तो यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था डाइपोल के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए. डाइपोल में 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो दोनों पॉइंट चार्जेस का हमने सेपरेटली इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड देखा कितना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एंड अकॉर्डिंगली द वेक्टर सम ऑफ दोज इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स गिव्स अस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to an electric dipole. So in two positions we have to calculate electric field due to a dipole. At a position on the axial line we had calculated in the last class. You can see the diagram here. This was the diagram. In the last class we calculated electric field at a point on the axis of the dipole, or you can say at an axial position. So the calculation method of calculation will be the same, only the position of the point where electric field is to be calculated will be changed. So in today's discussion we are calculating electric field at a position on equatorial line of the dipole. Dipole के equatorial line पर point P है. And what is the meaning of equatorial position? As you can see in the diagram, here we have a dipole AB. AB is a dipole which consists of two equal and opposite charges. Equal and opposite charges कौन से हैं? ये इधर है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू को हम किधर भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड किधर भी लिख सकते हैं. जैसे पीछे वाला हमारा डायग्राम था, एक्सियल पोजीशन वाले में हमने क्या किया था, इधर देखो माइनस वाले को लेफ्ट में लिखा था और प्लस वाले को राइट में. ठीक है, और आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं कि प्लस वाले को हमने लिख दिया है लेफ्ट में और माइनस वाले को राइट में. इट डजेंट मैटर, किधर भी किसी को भी लिख सकते हैं. ठीक है, दैट इज आवर चॉइस. और ऐसा क्यों किया है, चॉइस है हमारी, स्टिल देयर इज ए रीजन व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस. वो ये वाले पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसके बाद में तुम्हें खुद से समझ में आ जाएगा व्हाई आई हैव रिटन माइनस क्यू एंड प्लस क्यू लाइक दिस. लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसा क्यों लिखा. Okay, so we have our point charges of the dipole at the ends. ये हमारे point charges हो गए माइनस क्यू और प्लस क्यू. इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार फिर से. सपोज ये हमारा डाइपोल है, माइनस क्यू इधर है और प्लस क्यू इधर है, एंड दिस इज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है. डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. ठीक है, जिसको पी वेक्टर बोल सकते हैं. ये हमारा पी वेक्टर है, माइनस क्यू से प्लस क्यू. तो एक्सियल पोजीशन का मीनिंग क्या है, ये जो डाइपोल की लेंथ है यानी पी वेक्टर के अलोंग जो लाइन जा रही है, इसी लाइन पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, ओके, देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, डाइपोल की जो एक्सिस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर बनाते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ अगर पॉइंट P हो जाता है, देन दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन. ओके, सो इन दिस पोजीशन वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टुडे एट इक्वेटोरियल पोजीशन. नाउ सी दिस डायग्राम. दिस डायग्राम आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हियर. सो माइनस क्यू चार्ज इज हियर, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू. And what will be the direction of electric dipole moment vector? Always remember, it is always directed from minus q to plus q. This will be the direction of p vector. ये p vector का डायरेक्शन होगा माइनस q से प्लस q की तरफ. p vector means electric dipole moment vector. Okay, so where is the equatorial position where we have to calculate electric field? Dipole moment जो p vector है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ. सपोज ये है हमारा O से लेकर P तक, ये P पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. हियर इज द पॉइंट P. सो OP इज द इक्वेटोरियल लाइन. ये लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है P पॉइंट, इधर नीचे भी बना सकते थे
ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से डायग्राम बनाओ, यहाँ भी अगर हम पॉइंट पी ले लेते तो भी हमारा डायग्राम ठीक होता है, ठीक है। बट जनरली हम लोग ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हमने इस तरह से ऊपर बना लिया। तो P वो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेज दैट at point P the electric field at point P the net electric field will be the vector sum of electric fields due to the 2 point charges of the dipole। डाइपोल में जो 2 point charges हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, यानी E प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q एंड E माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, इन दोनों का वेक्टर सम हमें निकालना है। तो वेक्टर सम निकालने के लिए पता ही है कि रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो ये फार्मूला जो 11 क्लास में पढ़ा था, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। हेयर p एंड q आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट हम निकाल रहे हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, यानी कि जो दो वेक्टर्स हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना है उनके बीच का एंगल भी हमें पता होना चाहिए, यानी उनके डायरेक्शन भी पता होने चाहिए, ठीक है, तभी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन और यू कैन से एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर्स। तो इस डायग्राम में हम डायरेक्शंस पहले से बना लेंगे कि डायरेक्शन किधर होगा। प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉइंट चार्ज से अवे डायरेक्शन में होता है, यानी कि Q से स्टार्ट होगा, P की तरफ जाएगा और अवे डायरेक्शन में, यानी इस तरफ कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और माइनस वाले का इस तरफ होगा टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों वेक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस Q के लिए अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज अलोंग द लाइन, मतलब उसी लाइन पर रहेगा बट अवे डायरेक्शन में होगा। कौन सी लाइन में? ये AP लाइन पर होगा, बट इट विल बी इन द अवे डायरेक्शन ऑफ प्लस Q, ठीक है। और माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज, ये टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। एंड व्हाट अबाउट द लेंथ ऑफ दीज एरोज? ये जो दो एरोज हमने बनाए हैं, ये एरोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है E प्लस पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एरो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस। ओके, तो E प्लस और E माइनस ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड हो जाएंगे, डायरेक्शन हो जाएंगे, बट इनके बीच का एंगल अगर हमें पता हो तो हम रिजल्टेंट पता लगा सकते हैं। और दूसरी बात, अभी जैसे बोला था E प्लस और E माइनस जिन वेक्टर्स से हमने रिप्रेजेंट किए हैं उन वेक्टर्स की लेंथ के बारे में क्या कहा जाए? वेक्टर्स की लेंथ से रिप्रेजेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो दोनों वेक्टर्स की लेंथ भी हमें डायग्राम में इक्वल दिखानी होगी। नाउ लेट अस चेक व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E प्लस, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग तो यहाँ लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? KQ बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डायग्राम में देखो चार्ज हमारा यहाँ रखा है और पॉइंट यहाँ पर है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है AP डिस्टेंस, AP इज द डिस्टेंस विच इज टू बी रिटन इन दिस फार्मूला, ठीक है। विच फार्मूला? हियर, इस फार्मूला में AP डिस्टेंस हमें लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? AP स्क्वायर, ठीक है। और AP की वैल्यू क्या होगी वो इस डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये L क्या चीज है? व्हाट इज L? L इज द हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ, ठीक है। L डाइपोल लेंथ 2L लिया जाता है। क्यों 2L लेते हैं? दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास। तो L O से लेकर A तक हो गया L, और ये डिस्टेंस जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, दैट इज पॉइंट O से P का डिस्टेंस है R। तो इस डायग्राम में अगर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें तो AP डिस्टेंस हमें पता लग जाता है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये AP डिस्टेंस हो गया।
तो यहाँ पर AP डिस्टेंस की वैल्यू लिख देते हैं √r² प्लस L² होल स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी KQ/r² प्लस L²। ठीक है, ये E प्लस का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q का मैग्नीट्यूड। नाउ सिमिलरली वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q। -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लिख लेते हैं, E माइनस कितना होगा KQ बाय, नाउ सीधा डायग्राम, कितना डिस्टेंस था ये B से लेकर P तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो BP और AP दोनों बराबर ही होंगे, और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो डायग्राम देखकर भी पता लगा सकते हैं। इधर भी L है, इधर R है, तो ये भी R² प्लस L² ही होगा। ठीक है, तो KQ/BP² कितना आ गया, KQ/R² प्लस L², इसका रूट और फिर होल स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया KQ/R² प्लस L²। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स, E प्लस और E माइनस, दोनों का मैग्नीट्यूड हमने पता लगा लिया और दोनों इक्वल आ रहे हैं। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हैज द सेम स्ट्रेंथ। दोनों पॉइंट चार्ज का जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ सेम है, और इसीलिए हमने इन्हें इक्वल लेंथ के एरोज से रिप्रेजेंट किया है। बिकॉज वेक्टर्स को जिस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की लेंथ से मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसीलिए दोनों एरोज की लेंथ भी इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड पता लग गया, P और Q पता लग गए। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। थीटा की वैल्यू हमें पता लगानी है। अभी थीटा की वैल्यू कैसे पता लगेगी, ये यहाँ पे एंगल दिखाई दे रहा है, थीटा की वैल्यू कैसे पता लगेगी, अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, तो ये वाला एंगल सपोज अल्फा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो करेस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी अल्फा होगा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो 2 अल्फा होगी। तो अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो 2 अल्फा भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कैसे अल्फा की वैल्यू पता चलेगी, अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अगर ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज यूज करके हम अल्फा की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डायग्राम से समझ में आ गया होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, और जो हमारा फार्मूला है उसमें हमें कॉस थीटा लिखना है, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस 2 अल्फा। आ गई बात समझ में। तो अगर हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी, जो कि हमें फार्मूला में यूज करनी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना आएगा इस फार्मूला की हेल्प से। कॉस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करके रख लेते हैं अलग से। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। ठीक, अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर लेंगे, कॉस का जो हाफ एंगल वाला फार्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक, ये फार्मूला है। तो देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉस अल्फा स्क्वायर माइनस 1। कॉस अल्फा की वैल्यू हम उस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारा डायग्राम में दिखाई दे रहा था, ये रहा ट्रायंगल। कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। बेस, इस डायग्राम में देखो बेस कितना है, OA, और हाइपोटेनस कितना है, AP। ठीक है, OA और AP दोनों नोन है, यस, बेस बाय हाइपोटेनस होगा, करेक्ट। तो OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू है L, यानी कि बेस, और हाइपोटेनस कितना है, R² प्लस L² का रूट। ठीक, ओके, बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 2 बेस बाय हाइपोटेनस, बेस था L, हाइपोटेनस था R² प्लस L², ये स्क्वायर कर दिया, कॉस स्क्वायर था ना, -1, तो कितना आ गया, 2 L², इधर R² प्लस L² -1। ठीक है, ये कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2L² माइनस R² प्लस L² डिवाइडेड बाय R² प्लस L², क्या आ जाएगा, और सॉल्व कर लेते हैं, 2L² माइनस R² माइनस L² बाय R² प्लस L²। ठीक है,
तो कितना आ जाएगा देख लो यहाँ से, इसको बहुत इजी कैलकुलेशन है, यहाँ से सॉल्व कर लिया तो क्या आ गया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हमारी आ गई वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूला में हम इन सारी वैल्यूज को यूज कर लेंगे। ठीक, यहां पर देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जब हमने स्ट्रेंथ कहा तो ये अंडरस्टूड होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई कितना आ जाएगा, ई प्लस स्क्वायर प्लस 2e प्लस ई माइनस, क्या फार्मूला है, पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, वैसे ही लिखा, ई प्लस स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर, ई माइनस मीन्स q, तो ई प्लस इंटू ई माइनस कॉस थीटा प्लस ई माइनस स्क्वायर। नाउ सी ई प्लस एंड ई माइनस बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंस ई प्लस वेक्टर एंड e minus vector both have equal magnitude, और simply you can write e plus is equal to e minus। ठीक है, दोनों एक बराबर हैं। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, अगर हम इक्वल ले लेते हैं देन इट बिकम्स e प्लस स्क्वायर प्लस 2e प्लस स्क्वायर प्लस e प्लस स्क्वायर। ठीक है, सभी इक्वल हैं इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब e प्लस ई प्लस ई प्लस कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर cos थीटा छूट गया तो क्या कॉमन आ जाएगा, अगर हम e प्लस स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ये है एक ये है, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा। चलो पहले 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 2 को अलग कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे लिख देते हैं। अब e प्लस स्क्वायर को रूट से बाहर निकाला तो e प्लस, और इधर हमारे पास बच गया क्या, 2, 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो कैलकुलेशन और इजी हो गया। e प्लस इधर 2, कैलकुलेशन ठीक चल रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। ये e प्लस स्क्वायर था, ये e प्लस स्क्वायर था, 2e स्क्वायर, ठीक है, ठीक चल रहा है कैलकुलेशन। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, कॉस थीटा हमने ये निकाला था, ये था कॉस थीटा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, 2 एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ बचेगा e प्लस √2 और इधर 2l स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। ये 2l स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो √2 यहाँ आएगा, एल स्क्वायर का रूट l हो जाएगा, तो क्या बच गया फिर, e प्लस इंटू 2 इंटू एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ e प्लस इन दिस इक्वेशन। e प्लस क्या चीज था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q कितना था, k q बाय कितना था, AP स्क्वायर, AP कितना था, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर 2l r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसको रूट में रखना है, हाँ ये रूट में था, ठीक है ये रूट में था, यहाँ पावर 1/2 था, करेक्ट। हाँ तो क्या आ गया फिर, k 2ql और इधर r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो अब देखो क्या आ गया, k q इंटू 2l, इसको हम लिख देंगे 2ql की बजाय इसको लिख देंगे q इंटू 2l, और इधर हमें क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। 2l इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो हेयर वी राइट k p
by r square plus l square whole power 3/2. So this is the net electric field at equatorial position of the dipole. ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. अगर शॉर्ट डाइपोल होता तो डाइपोल का मतलब है इफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज मच स्मॉलर एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. आई बात समझ में? यानी डाइपोल हमारा बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दैट डिस्टेंस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. मतलब डाइपोल की जो लेंथ है ऐसे 2L होता है, 2L का आधा L लेते हैं. इफ L इज मच मच स्मॉलर देन R. R क्या चीज था? R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड L इज द हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ. 2L भी लिख देंगे तो भी वो R से बहुत छोटा है. ठीक है, तो ऐसे डाइपोल को शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं कि डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी हो इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंसेस वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड. तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? L is much less than R or you can say R is much greater than L. ठीक, तो अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ पे ये इक्वेशन लेते हैं, इसी को आगे सॉल्व करते हैं. E इक्वल टू के पी. आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं देन व्हाट डू वी गेट? 1 प्लस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल पावर 3/2. ठीक है, तो ये जो L बाई आर आ रहा है इस क्वांटिटी को देखें कितना आ रहा है. सो L इज मच लेस देन R. L R से बहुत ही छोटा है. तो अगर हम L बाई आर निकाल लेते हैं, L बाई आर इट विल बी मच लेस देन 1. ये 1 से बहुत छोटा हो जाएगा. और 1 से छोटे क्वांटिटीज को अगर हम स्क्वायर करें, क्यूब करें या कोई भी और हायर पावर लें तो वो और भी छोटे हो जाते हैं. यानी कि L स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 से और भी छोटा हो जाएगा. ठीक है, that is L square by R square becomes even less than 1. और भी छोटा, much smaller. तो उस केस में क्या होगा? L square by R square in this calculation can be neglected. तो E हमारा कितना आ गया? E आ गया फिर K P by R square. अच्छा, यहाँ पर देखो R square कॉमन लिया था तो R square के ऊपर पावर 3/2 होगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचेगा? R ही बचेगा. देखो आर स्क्वायर की पावर अगर 3/2 करेंगे तो क्या बचेगा? आर क्यूब बचेगा. ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था, इसको करेक्ट कर देते हैं, इट शुड बी आर क्यूब. तो यहाँ हमारा बचा आर क्यूब. और इस ब्रैकेट में एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो क्या बचा? 1 की पावर 3/2 दैट इज 1. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजिशन आ गया E इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब. ठीक है, तो ये हमारा आज का कैलकुलेशन हुआ. थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगा हो, बट 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेने से फिर लगेगा कि नहीं डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है. तो ये एक तरीका था जिसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया है. एक दूसरा तरीका भी है, एक इजियर मेथड भी है, वो भी बता देते हैं. चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा मेथड भी है, डायग्राम की हेल्प से भी इसको किया जा सकता है. ठीक है, ओके, नाउ सी हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. डायग्राम की हेल्प से देखो कैसे होगा. तो सबसे पहला काम हम अपना डाइपोल बना लेते हैं. ये डाइपोल इधर मान लो प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू. ठीक है, और ये डाइपोल वेक्टर, ये डाइपोल वेक्टर बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर. ये सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये डाइपोल के एंड्स हो गए. और इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट हमने ले लिया P. ये इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ पॉइंट P. प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक तो सेम है, वही डायग्राम हमें फिर से बनाना होगा. प्लस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ होगा. और माइनस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स द माइनस चार्ज. ये हो गया. ठीक है, ये हमारा हो गया E प्लस और ये हो गया E माइनस. डायग्राम की हेल्प से कैसे करेंगे ये हम अभी बात कर रहे हैं. तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, और इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा.
और ये एंगल भी अल्फा होगा। क्यों होगा? सिंपल ज्योमेट्री से समझ सकते हैं। अब क्या करें, हम ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, 11 क्लास में पढ़ा था। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को कोई गिवन एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम रिजॉल्व करते हैं, उनके प्रोजेक्शन लेते हैं, देन दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो ई प्लस और ई माइनस दोनों के कंपोनेंट्स अगर हम बनाएं, ई प्लस का इधर कंपोनेंट बना लिया हमने इस डायरेक्शन में, कैसे, ये कंपोनेंट आ गया ई प्लस का। ई प्लस का कंपोनेंट इधर क्या आया, ई प्लस कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट ई प्लस का इस तरफ आएगा ऐसे, ई प्लस साइन अल्फा। ठीक है। सिमिलरली ई माइनस के कंपोनेंट्स भी बना लिए जाएं। ई माइनस का कंपोनेंट इधर हमने बनाया इस तरफ, देखो ई माइनस का कंपोनेंट इधर आएगा, ई माइनस कॉस अल्फा, और इसका साइन कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, ये आ गया ई माइनस साइन अल्फा। ठीक है। कंपोनेंट्स बना लिए हमने ई प्लस और ई माइनस दोनों के। तो इस डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दोनों वेक्टर्स यानी ई प्लस और ई माइनस दोनों के कॉस कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, बट इनके साइन कंपोनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है। ये एक दूसरा तरीका है। पैरेललोग्राम वाला फार्मूला अगर याद नहीं है, हम डायग्राम में कंपोनेंट्स वाले मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या तरीका होता है, सारे वेक्टर्स का पहले एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो, सारे वेक्टर्स का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल लो, फिर सारे कंपोनेंट्स को डायरेक्शन वाइज ऐड कर दो। ठीक है। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लो इधर है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कौन कौन आ रहा है, तो उसके लिए हम ई एक्स लिखते हैं। ई एक्स मतलब जितने भी वेक्टर्स एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं उनका एडिशन। तो ई एक्स क्या आएगा, ई प्लस कॉस अल्फा और ई माइनस कॉस अल्फा। देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, दोनों के कॉस कंपोनेंट प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ई एक्स की वैल्यू ये आ गई। और ई वाई में क्या होगा, देखो ई वाई में क्या होगा, ई प्लस का कंपोनेंट साइन कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड है, बट ई माइनस का साइन कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो क्या हो जाएगा, ई प्लस का साइन कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड है, बट ई माइनस का साइन कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसीलिए यहां पर माइनस आया है, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए। ठीक है। और ई प्लस और ई माइनस दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी हमें पता है। तो उससे क्या होगा, अगर यहां पर हम लिखें तो हो जाएगा 2e प्लस कॉस अल्फा। क्यों? बिकॉज ई प्लस और ई माइनस दोनों इक्वल हैं। और यहां पर क्या होगा, दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा 0। तो y कंपोनेंट हैज बिकम 0, x कंपोनेंट हैज बिकम 2e प्लस कॉस अल्फा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर। ey तो हमारा 0 हो चुका है, तो इधर क्या बचा, रूट ex स्क्वायर इज इक्वल टू ex, and ex we have already calculated, this is 2e plus cos alpha। e प्लस की वैल्यू लिखेंगे k क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos अल्फा की वैल्यू जैसे पहले निकाली थी डायग्राम से, फिर से वैसे ही निकल आएगी, l बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके। तो क्या आ गया, k q इंटू 2l, और इधर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। देखो वही सेम रिजल्ट आ गया। इसमें हमने फार्मूला यूज नहीं किया, डायग्राम वाला मेथड यूज किया। तुम एग्जाम में कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, चाहे तो डायग्राम वाला यूज कर लो और चाहे तो फार्मूला वाला यूज कर लो, दैट इज योर चॉइस। अगर डायग्राम क्लियरली बना, अगर तुमने डायग्राम वाला मेथड यूज किया है, ये वाला मेथड, तो ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा दैट कंपोनेंट्स इन द डायग्राम शुड बी सीन क्लियरली। अगर तुमने डायग्राम वाला मेथड यूज किया है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट्स क्लियरली दिखाई देने चाहिए, डायग्राम एकदम सही होना चाहिए। और अगर डायग्राम वाला मेथड नहीं यूज किया है तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ये फार्मूला वाला जो मेथड था, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली वी विल गेट द सेम रिजल्ट। देखो जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है इक्वेशन 3 में, वही सेम रिजल्ट हमें यहाँ मिला है।
सेम रिजल्ट आ रहा है, Q इंटू 2L को P लिख देंगे तो हो जाएगा KP बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। सेम फार्मूला आ गया। इसके आगे का कैलकुलेशन शॉर्ट डाइपोल के लिए करना है तो वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले किया। ठीक है, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, KP बाय आर क्यूब। ये फार्मूला हमारा आ गया। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई रिजल्ट की बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात देखो, जब हमने एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया तो कितना आया, 2kp बाय आर क्यूब। और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए जब हमने फील्ड निकाला तो आया kp बाय आर क्यूब। दोनों रिजल्ट्स को तुम्हें याद रखना है, दोनों रिजल्ट्स को याद रखना है कि एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल वाले फील्ड का डबल है। देखो इक्वेटोरियल में आ रहा है kp बाय आर क्यूब, एक्सियल में आ रहा है 2kp बाय आर क्यूब। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। 1 मार्क क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ E एक्सियल एंड E इक्वेटोरियल। तो इस तरह से बता सकते हैं कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, और डायरेक्शन की बात देख लेते हैं। डायरेक्शन डिस्कशन बाकी रह गया, अभी तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस किया है। नाउ सी, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम को अगर देखें तो अभी डिस्कशन हुआ, हमें पता चला कि y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है। देखो y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, इट हैज बिकम 0। ओनली x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इतना है 2e प्लस कॉस अल्फा। y कंपोनेंट 0 हो गया है, ओनली x कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ये डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। चलो इसको रेड वेक्टर यूज कर लेते हैं। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिखाई दे रहा है, काफी मोटा एरो बना दिया है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, और ये डायरेक्शन कैसा है, P वेक्टर के अलोंग आ रहा है। देखो ये P वेक्टर था हमारा, इधर नहीं, P वेक्टर यहाँ पे गलत बना दिया था। P वेक्टर किधर होता है, -q से +q। ये था P वेक्टर का डायरेक्शन, सब उल्टा पुल्टा हो गया। P वेक्टर का डायरेक्शन ये था, -q से +q, ये P वेक्टर था। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, यानी कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और P वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, एक्सियल वाले केस में क्या था, E वेक्टर और P वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आते थे। इस केस में E वेक्टर और P वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्लियर है। अब वो वाली बात कि हमने इधर प्लस और इधर माइनस क्यों लिया, इसका रीजन कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन नहीं है, जस्ट देखने में अच्छा लगेगा। अगर हम माइनस इधर लेते और प्लस इधर लेते तो P वेक्टर ऐसे हो जाता और E वेक्टर इस तरफ आ जाता, यानी कि -x डायरेक्शन में आ जाता, लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो राइट हैंड साइड में आ जाए +x डायरेक्शन में, इसके लिए हमने ऐसा किया कि इधर प्लस कर दिया और इधर माइनस कर दिया। तो उससे क्या हुआ, P वेक्टर ऐसे हो गया माइनस से प्लस की तरफ, और E वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये केवल इसलिए किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर राइट साइड में आ जाए। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। तुम किसी भी डायरेक्शन में माइनस या प्लस को ले सकते हो, अकॉर्डिंगली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके डायरेक्शंस बदल जाएंगे। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होना चाहिए और नेगेटिव वाले का टुवर्ड्स द चार्ज होना चाहिए। ठीक है। तो